नेक्स्ट पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात आती है तो डेफिनेटली सर ने आपको बताया स्टैटिक, उसके बाद हमने पढ़ा उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग। अब बात आ गई है काइनेटिक की। तो काइनेटिक की अगर हम लोग सिंपली डेफिनेशन पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, इफ द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, इफ द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, इसका मतलब है कि अब एक सरफेस दूसरी सरफेस के रिस्पेक्ट में मूविंग स्टेट में है, मतलब एक सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे की तरफ वो स्लाइड कर रही है। द फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बच्चों, अगर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हमने एक यहां पर एनिमेशन लिया हुआ है, चेक कीजिए। इस एनिमेशन में एक रफ सरफेस हमको दी गई है और इस रफ सरफेस पे एक बॉडी यहां पर आगे की तरफ चल रही है। तो इस पर्सन ने फोर्स आगे लगाया है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, काइनेटिक, बिकॉज जो बॉडी है वो एक सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है। सर, यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है और वो ये कि जैसा हम लोग प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अदर फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, तो स्टैटिक से तो वो ज्यादा होगी, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग बोला जाता है। काइनेटिक से ज्यादा कैसे होती है? सर, जैसा कि आपने समझाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, तो जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है तो वहां पर वो बहुत देर तक होता है, उसका टाइम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पर जब वो इस काइनेटिक कंडीशन के अंदर होता है तो उसकी बॉन्डिंग रैपिडली ब्रेक होती है, रैपिडली फॉर्म होती है। और जब भी कोई बॉन्डिंग रैपिडली फॉर्म होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी स्ट्रेंथ स्टैटिक कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होने के कारण काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से हमेशा कम होती है, स्टैटिक के भी लिमिटिंग वैल्यू से कम होती है। बिल्कुल। तो सर, यहां पर जैसा आपने मुझे बताया कि एग्जैक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अदर फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि लिमिटिंग की मैं बात कर रहा हूं, उससे कम होती है, रीजन आपने दिया। तो बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसा कि आप डाउट रखते हैं सामने के सर जब एक ही सरफेस है, आप बोल रहे हो कि सरफेस से जो फ्रिक्शन है वो म्यू पे डिपेंड करता है, तो जब यहाँ पे सरफेसेस ही सेम है तो फिर हमने फ्रिक्शन के नाम क्यों बदल रखे हैं? जो लिमिटिंग तक पहुंच गया था वो अचानक से काइनेटिक कैसे कन्वर्ट हो गया? तो सर ने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो बच्चों, ये लिखा हुआ है, दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे बात करें बच्चों, its value does not depend on type of motion. That means whatever is the type of motion, it may be accelerated, it may be retard, it may be moving with constant velocity, motion होना चाहिए। अगर body is in moving state तो वहां पर लिखा हुआ है such as accelerated motion, retard और moving with constant velocity because is a constant friction। मतलब कैसा भी motion हो, kinetic friction की जो value है वही लगती रहेगी। और kinetic friction की value जैसा कि limiting proportional to normal होता है, वैसे ही kinetic friction proportional to नॉर्मल रिएक्शन। एंड आफ्टर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने प्लेस किया जिसकी वैल्यू है म्यू के, नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों, ये भी वही हो गया म्यू के, एफ के अपॉन एन, यानी कि यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। बच्चों, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि म्यू के और म्यू एस, तो आपको सर ने एक और चीज समझा चुके हैं कि जो म्यू एस होता है वो एफ एल अपॉन एन था, ऊपर भी फोर्स था नीचे भी फोर्स था। इसका मतलब जो दोनों की वैल्यू थी वो नॉर्मलाइज होकर यूनिटलेस हो जाती थी और डायमेंशनलेस हो जाती थी। साथ के साथ अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो तो इस डायग्राम के अंदर ये जो पर्सन है चलते हुए आके फिसल गया। तो ऐसा क्या हुआ कि सड़क पे तो वो चलते हुए नहीं फिसला, पर कोई स्लिपरी सरफेस आती है वो फिसल गया। इसका मतलब सरफेस चेंज होने से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, चाहे वो म्यू के हो या म्यू एस हो, वो चेंज हो जाता है। इसका ये भी मतलब है म्यू के एंड म्यू एस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल। तो पढ़े यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बोथ द सरफेस इन कांटेक्ट। सेकंड पॉइंट बच्चों, हम लोग बात कर ही चुके हैं, म्यू एस एंड म्यू के आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। इन एक्सेप्शनल केसेस म्यू एस एंड म्यू के कैन एक्सीड यूनिटी। बेटा, जनरली अपन म्यू के और म्यू एस की वैल्यू लेस देन 1 ही कंसीडर करते हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी है जहां पर उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है। बट अपने उनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपको म्यू की वैल्यूज गिवन होंगी। बिल्कुल। तो जैसा सर ने आपको बोला और उसी पर अगर हम लोग बात करें आगे, द फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन लाइक लिमिटिंग हो या काइनेटिक हो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट कॉन्टेक्ट एरिया। बच्चों ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैंने पाम का एग्जांपल दिया था, यहाँ एक डायग्राम भी था कि हमें दूर से बॉडी कांटेक्ट में दिखाई दे रही है पर जरूरी नहीं है कि वो 100% कांटेक्ट में हो। जो दूर से दिख रहा है वो है अपरेंट कांटेक्ट एरिया, पर आगे जैसा लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट रिमेन्स द सेम। मतलब जब तक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम रहेगी तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पर सेम रहेगी। अपरेंट कांटेक्ट पर ये कभी भी डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है when two highly polished surface are pressed hard then a situation similar to the welding occurred, it is called cold welding। बेटा अगर बहुत दो हाईली स्मूथ सरफेस हो उनको प्रेस कर दे, दम लगा के प्रेस कर दे तो वो दोनों चिपक जाती है। अब उनको अलग करना बहुत टफ होता है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर हो रहा है या वहां पर जो म्यू कंसिडर हो रहा है उस म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। बिकॉज यहां पर कोई अपने हीट यूज नहीं करी है, बस वो प्रेशराइज फॉर्म के कारण कंप्रेस हो गई और कंप्रेसर चिपक गई, इस कारण से उसको क्या कहा अपन ने, कोल्ड वेल्डिंग। बिल्कुल। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की बिटवीन फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ग्राफ डिस्कस करने के पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज कर देते हैं सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन सर ने बताया एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उस पर कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है तो वो चलेगी तो नहीं, पर उस अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इक्वल होती है। और वहां पर एक और बात ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा पर उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिमिटिंग डिस्कस किया था विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और उसको कैलकुलेट करने की इक्वेशन आई थी FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। किसी भी सरफेस में प्रेजेंट होने वाला ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग को ओवरकम नहीं कर लेता तब तक वो बॉडी जगह से नहीं हिलेगी, और जैसे ही हमारे फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा हुई तो उसके बाद बॉडी आ जाती है मोशन में और उसके बाद लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल के, और उसके अंदर जो कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं और म्यू के। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है, जिसका अपन ने आंसर दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या हो गई, कोई भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले निकालो नॉर्मल, नॉर्मल के बाद निकालो लिमिटिंग, और फिर चेक करो कि आपका अप्लाइड फोर्स उस लिमिटिंग से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बॉडी नहीं चलेगी, रेस्ट पे रहेगी, सिर्फ टेंडेंसी जनरेट होकर रह जाएगी और उस बॉडी पे लगेगा स्टैटिक अप्लाइड फोर्स के बराबर। अगर लिमिटिंग के बराबर आप पहुंच चुके हैं तो बॉडी इज अबाउट टू मूव। बिल्कुल। और अगर आपका फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है देन बॉडी विल मूव, और क्या लगने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहां पर जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम सर ने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि इनिशियली ये जो रेड पॉइंट है वो 0 पर है, पर जैसे ही मेरे को इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मेरे को अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा, जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बराबर या उसको ओवरकम ना कर जाए। तो देखिए ध्यान से, जब ये इनिशियली 0 पे था उस केस के बाद जैसे मैं धीरे धीरे इसको पुल कर रहा हूं तो ये रेड पॉइंटर नीचे आएगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहां से अपन क्या सीखे कि जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम था तो F अप्लाइड इज इक्वल टू F स्टैटिक। तो आप सोच सकते हो कि अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्यों बेटा, बिकॉज दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। बिल्कुल। तो बच्चों इसी के बाद एक दूसरा एग्जाम्पल और है हमारे सामने। इमेजिन कीजिए कि यहां पर एक ब्लॉक है जिस पर ग्रीन कलर से जो हम लोगों ने मार्क किया है वो अप्लाइड फोर्स है और रेड कलर से जो हमने मार्क किया है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो ऑब्जर्व कीजिए, एक एंट है, एक चींटी है, वो इस ब्लॉक को, मान लीजिए एक शुगर का टुकड़ा है, एक शक्कर का टुकड़ा है, उसको आगे की तरफ पुश कर रही है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि जैसे इसने पुश किया तो पहले तो नहीं चला, फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बॉडी नहीं चली, और जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग को ओवरकम कर गई, बॉडी किस में आ गई, मोशन में। मतलब फ्रिक्शन, जैसा सर ने अभी आपको बताया, ग्राफ बनाएंगे तो जब तक हमारा फोर्स बढ़ेगा अप टू अ लिमिट तब तक फोर्स के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इक्वल अमाउंट में बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्स लिमिटिंग पे पहुंच गया है, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम पे पहुंच गया है, और जैसे ही हमारा फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हुआ बॉडी मूव कर गई और फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होके क्या हो गया, काइनेटिक, और उसके बाद बॉडी चल रही है तो काइनेटिक हमेशा लगता रहेगा। और वही चीज सर बता रहे हैं आपको इस ग्राफ में। देखो ध्यान से, इसमें y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है अप्लाइड फोर्स,
अप्लाइड फोर्स का मतलब जो अपन ने फोर्स लगा रखा है। तो क्या जब तक लिमिटिंग वैल्यू, ये पॉइंट बेटा लिमिटिंग वैल्यू है, जब तक लिमिटिंग वैल्यू है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन है। तो अपन ने क्या कहा था कि जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 45 डिग्री, बिकॉज दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। पर जैसे ही वो लिमिटिंग में पहुंचा तो क्या लिमिटिंग पर जो अप्लाइड फोर्स है उसको अज्यूम कर लेते हैं F1 है। अगर वो F1 है तो लिमिटिंग के वो बराबर हो चुका है। अब जैसे ही वो वैल्यू F1 से हल्की सी बड़ी हुई तो लिमिटिंग हटकर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आते ही अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, वो कौन सा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और अपने को याद है काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है और कांस्टेंट होता है। तो ध्यान से देखो वो हल्का सा कम हो गया और वो कांस्टेंट रहा। इसका मतलब आप फोर्स ऑफ F2 कर दो, फोर्स ऑफ F3 कर दो, फोर्स ऑफ F4 कर दो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब वेलोसिटी के चेंज होने से या एक्सेलरेशन के चेंज होने से काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल। आइए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें जो भी हमने पढ़ा वो सारी समरी सामने आ जाएगी और जो भी कंडीशंस यहां पर बन सकती है उस पर बात करते हैं। बच्चों यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक है जिस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया है और उस फोर्स की कुछ वैल्यूज हमने सामने ले रखी है, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बच्चों ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है 0.4। अब बच्चों यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी पर लग रहा है तो उस बॉडी की स्टेट क्या होगी, रेस्ट होगा या मोशन होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, डिसाइड करना है। तो आप भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रखिए, आप वैल्यू देखते ही आंसर दीजिए। बच्चों सबसे पहले क्या निकालते हैं नॉर्मल। बिल्कुल। तो अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल कैलकुलेट करें, जो सरफेस इस पे अप्लाई कर रही है वो इस ब्लॉक के mg के बराबर होगा, यानी कि 50 न्यूटन। बच्चों दूसरी चीज जो हमें निकालनी है, नॉर्मल निकालने के तुरंत बाद क्या निकालना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है μs into n। μs is 0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 50 विच इज इक्वल टू 25 न्यूटन। बच्चों इस 25 ने क्या बताया कि जब तक अपना फोर्स 25 या उससे ज्यादा ना हो जाए बॉडी जगह से नहीं हिलेगी। तो अपने को आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। बच्चों द फर्स्ट पॉइंट इज अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 18 न्यूटन। बताओ चलेगी या नहीं चलेगी। किस स्टेट पे रहेगी, रेस्ट पे। तो बच्चों अप्लाइड फोर्स है 18, मतलब इस लिमिटिंग से कम। तो अभी आपको सर ने बताया था कि अगर हमारा फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी बस चलने की कोशिश कर रही है पर चल नहीं पा रही, तो कौन रोक कर रखा है उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने Fs से डिनोट किया, अप्लाइड फोर्स के बराबर उसकी वैल्यू। बच्चों बॉडी कौन सी स्टेट पे होगी, रेस्ट। बिल्कुल। तो यहां पर बॉडी रेस्ट स्टेट पे है। बच्चों देखिए वहां पर भी एक और पॉइंट जो हम पहले बात कर चुके हैं, क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन में ताकत तो 25 न्यूटन की है पर बॉडी को रोकने के लिए जितना चाहिए उतना ही लगेगा। वो हमने डस्टर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन भले ही बढ़ रहा हो पर यूज उतना ही होगा जितने की जरूरत है, सेल्फ एडजस्टेबल, जैसा सर ने आपको बताया था। नेक्स्ट है अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो वापस वही बात कि अपना लिमिटिंग वैल्यू 25 न्यूटन है। बच्चों कभी कभार एक डाउट आप लोगों को आ जाता है, उसको अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि सपोज मैं काइनेटिक फ्रिक्शन में निकाल लेता हूँ विच इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू है 0.4 और एन की वैल्यू है 50। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20 न्यूटन। बच्चों आप लोग कभी इस बात में गलतियां कर देते हैं कि ये 20 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। नहीं बेटा, सबसे पहले जैसा आपको सर ने बताया था, पहले चेक करो कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, कम है या बराबर है। तो यहाँ पर अपन क्या चेक कर सकते हैं, 20 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब अभी तो उसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन है, रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है एंड अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगेन 20 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट अभी भी कैसा रहेगा, रेस्ट पर। तो सर बच्चों का यहाँ पर एक डाउट जो आपने क्लियर किया, इसमें एक और डाउट बच्चे पूछते हैं कि सर इसका मतलब हम लोग भले ही सबसे पहले F, L और F के निकाल के रख लें, मतलब हमारा ये हुआ कि जब तक अपना फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट स्टेट में बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इफेक्टिव रहता है, तो जब तक हमारा फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा ना हो जाए हम काइनेटिक को सोचे भी नहीं। बिल्कुल सही सर, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा ना हो, ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पर हो, तब तक आप काइनेटिक बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल।
बच्चों थर्ड हमें दिया हुआ है 25 न्यूटन। चेक कीजिए 25 एंड लिमिटिंग भी 25, मतलब अब हमारा फोर्स लिमिटिंग के बराबर हो चुका है। अब फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अब हम फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। तो बॉडी कौन सी स्टेट पे आ जाएगी? अबाउट टू मूव या जस्ट मूव वाली सिचुएशन में। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बॉडी जस्ट मूव, इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगी। जस्ट मूव मतलब अबाउट टू मूव, बस चलने ही वाली है। और इस समय जो फ्रिक्शन हो गया वो बढ़ते बढ़ते स्टैटिक की लास्ट लिमिट पे पहुंच गया, जिसको हम लोग नाम देते हैं लिमिटिंग। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 25 न्यूटन। अब बच्चों फोर्स आ चुका है 30 न्यूटन, जैसा सर आपको बार बार बता चुके हैं। क्या ये लिमिटिंग को क्रॉस कर चुका है? बिल्कुल क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये लिमिटिंग से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट कंडीशन से मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आते ही अब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है। अब कौन सा फ्रिक्शन काम आएगा? काइनेटिक। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 30 न्यूटन है तो लिमिटिंग 25 है, तो अभी भी लिमिटिंग तो लग रहा है, पर लिमिटिंग से ज्यादा होते हुए मोशन में आ गया। नहीं बेटा, वो लिमिटिंग लग ही नहीं रहा। अब कौन सा लग रहा है? काइनेटिक। इसका मतलब इस केस के अंदर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है Fk, which is equals to 20 न्यूटन एंड अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन का, जो उसको मोशन में लेके आएगा। और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस आप आपके आंसर्स निकाल सकते हैं। और किस कंडीशन में आ गया? मोशन में। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। सर यहां पर जनरली बच्चा एक डाउट पूछता है कि अगर ये 30 न्यूटन है और इसको मैं धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता हूँ, 29, 28, 27 और मैं 25 पे आता हूँ लिमिटिंग के बराबर, बिल्कुल, तो क्या अब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? बिल्कुल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने आप लोगों के लिए पूछा बच्चों। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया कि 30 न्यूटन लगाते ही बॉडी इज इन मोशन, तो मानकर चलिए, इसको अब मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर एक ब्लॉक कंसीडर कर लें, यही वाला जिसपे 5 kg का मास है, हमने फोर्स लगा रखा है 30 न्यूटन और पीछे लग रहा है F काइनेटिक विच इज इक्वल टू 20। तो बच्चों नेट फोर्स की हेल्प से अगर एक्सेलरेशन निकाल दें तो 30 माइनस 20, द नेट फोर्स इज 10 एंड मास इज 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पर सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 से बढ़ रहा होगा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब जैसा सर ने क्वेश्चन पूछा कि अब अगर हम लोग इस 30 को हटा के 25 न्यूटन कर दें, डिक्रीज कर देते हैं, तो अब देखो 25 न्यूटन जो है वो अब हमारे F लिमिटिंग के बराबर हो चुका है। तो सर का क्रॉस क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए था कि अगर मैं अपना फोर्स वापस से घटा के लिमिटिंग के बराबर कर दूं तो क्या ये बॉडी अगेन रुक जाएगी? तो डेफिनेटली नहीं। कारण क्योंकि बच्चों अभी अभी सर ने आपको बताया कि बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है तो मोशन में आने के बाद बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब किसी भी स्टैटिक या लिमिटिंग का उस पर रोल नहीं है। और बॉडी अगर मोशन में है तो हमारा फोर्स हमेशा इस काइनेटिक के बराबर या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अब हमें लिमिटिंग को नहीं सोचना, क्योंकि अगर हमारा फोर्स इस काइनेटिक से ज्यादा है तो बॉडी ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है ही, और अगर इसको मैं डिक्रीज करते करते 20 ही कर दूं यानी कि काइनेटिक के बराबर, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन और हमारा फोर्स जो है वो अभी काइनेटिक के बराबर है। मतलब काइनेटिक इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि काइनेटिक का जो अपोजिशन है वो हमारे फोर्स से बैलेंस यानी कि खत्म हो चुका है। तो बॉडी ना तो एक्सेलरेट हो पाएगी और ना ही रुक पाएगी, वो कांस्टेंटली चलती रहेगी। तो बच्चों इससे एक पॉइंट हमको समझ में आया जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड द पॉइंट इज कि अगर बॉडी एक बार मोशन में आ जाए उस पे काइनेटिक ही हमेशा लगेगा, अब लिमिटिंग नहीं। और उसे लगातार चलाए रखने के लिए हमारा फोर्स जो होना चाहिए वो काइनेटिक के बराबर या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अब हमें वहां पर लिमिटिंग को नहीं सोचना, कब? मोशन में आने के बाद। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज गिवन वेलोसिटी v0 on a rough horizontal surface mu. Find out first retardation of block, second time after which block comes to rest, थर्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल, और ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0 इस इंस्टेंट पर। अगर ये v0 से मूव कर रहा है इसका मतलब पहले से मोशन में है। मोशन में होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। और यहाँ पर एक सरफेस जो रफ सरफेस है, ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? म्यू। तो बेटा सबसे पहले अपन जैसा हम ढूंढते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ढूंढनी है। अब नॉर्मल कैसे ढूंढेंगे? क्या यहां पर नॉर्मल लग रहा होगा अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड, दैट इज mg।
नॉर्मल के बाद वर्क आता है फ्रिक्शन ढूंढने का। यहाँ पे बेटा लिमिटिंग का कोई काम नहीं, बिकॉज वो पहले से मोशन में है। तो आई कैन से फ्रिक्शन लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। ये म्यू को म्यू के ही मानना है बिकॉज ये पहले से ही मोशन में है। तो म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू क्या है बेटा mg। अब क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन के जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा होगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा है बेटा? पीछे। दिस इज इक्वल्स टू Fk। सबसे पहली बात, रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या अपने को एक बात मालूम है? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आई कैन से यहां पर ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा बिकॉज रिटार्डेशन है। बट बेटा यहां से कंक्लूजन निकलेगा, उसको ध्यान रखना है आपको। देखो क्या मैं लिख सकता हूं? Fk इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Fk की वैल्यू क्या है? म्यू mg। तो म्यू mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको क्या मिला? A की वैल्यू क्या? A इज इक्वल टू म्यू जी। अब जो A म्यू जी आया, मैंने सिर्फ अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? म्यू जी। डायरेक्शन आप अपने आप देखकर डिसाइड कर सकते हो, पर म्यू जी होना कंफर्म है। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है और सिर्फ फ्रिक्शन है, साथ में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो ध्यान देना, क्या इस केस के अंदर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू जी बिकॉज रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी, या फिर रिटार्डेशन इज इक्वल टू म्यू जी। नेक्स्ट पार्ट है टाइम आफ्टर विच ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज कर रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। बोला गया है कम टू रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी, दैट इज v नॉट, एंड एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी इनटू t। तो टाइम पूछा गया, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको सॉल्व कर लेंगे। म्यू जी टी इधर आ जाएगा, v नॉट इधर रहेगा, तो t इक्वल्स टू v नॉट अपॉन म्यू जी। थर्ड आपसे पूछा गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि इस v नॉट वेलोसिटी से जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वापस क्या यूज कर सकते हो आप? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v नॉट, a की वैल्यू माइनस म्यू जी, और आपको s फाइंड आउट करना है, जो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है माइनस 2 म्यू जी एस। इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं और s को वही रहने दो, बाकी टर्म को v नॉट स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, तो s आ जाएगा, s इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों, जैसा कि सर ने आपको इस क्वेश्चन में जो भी एक्सप्लेन किया, उससे हमें एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसा कि ये, कि इसमें हमें सिर्फ म्यू दिया है, ना तो म्यू एस लिख कर दिया ना ही म्यू के लिख कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंसीडर कर लेना है कि म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में सर ने आपको करके बताया। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि g की वैल्यू 10 है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा। इमेजिन करके देखिए बच्चों, जस्ट एक इमेजिनेशन ले रहे हैं हम लोग कि m मास की अगर एक बॉडी है, इसको अगर फ्री फॉल करा दिया जाए, ऐसे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा mg, और इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास यानी कि g, और g की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है? 10। ये कब है? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये तब की बात है। पर अब ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन में लिखा है द बॉडी इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन 8। होना कितना चाहिए था? 10, और रह गया कितना? 8। मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो mg के अगेंस्ट है, mg को पूरी तरह से एक्सेलरेशन जनरेट करने नहीं दे रहा है। इमेजिन कीजिए बच्चों, ये m मास की बॉडी, mg कहां लग रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 8, जो हो सकता था कितना? 10, पर रह गया 8। मतलब mg के अगेंस्ट कोई ना कोई है, और mg के अगेंस्ट अगर कोई हो सकता है तो वो ऊपर हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एयर रेजिस्टेंस, और इसको मैं FR से डिनोट कर रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म में।
ये फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस जो है वो mg के अगेंस्ट है, जो बॉडी पर उसके मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है। तो बच्चों इस फ्रिक्शन को मुझे निकालना है, मुझे क्वेश्चन में मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो क्यों ना अब हम लोग अपनी वही एक इक्वेशन जो हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं एफ नेट बराबर ma, उसी पर काम करते हैं और आंसर निकालते हैं एफ नेट बराबर ma। बच्चों एक्सेलरेशन नीचे है तो डोमिनेट कौन कर रहा होगा, mg, तो ग्रेटर फोर्स है वैल्यू mg, अपोज कर रहा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस a, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को RHS में ले जाके ma को हम लोग LHS में ले आए तो ये हो जाएगा mg माइनस a। मास की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 1, g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन कितना रह गया है, 8। तो बच्चों यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक और बॉडी।